बात आज एक ऐसी सरकार की जिस सरकार को लेकर लगातार इस देश में ढोल पीटे जाते रहे कि ईमानदारी कहीं सीखनी है। किसी भी रूप में संघ की विचारधारा किसी राज्य में है मौजूद और इन सब के बीच हाशिए पर पड़े तबके को लेकर कोई बेचैनी किसी मुख्यमंत्री में है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। दरअसल इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीच में आकर खड़ा हो गया। दरअसल ये मसला कुछ ऐसा है, कल्पना की जा सकती है राज्य में जितनी भी भर्तियां होती हैं उसके लिए आज में नहीं बल्कि 1992 में एक संगठन बनाया गया था और उसका नाम दिया गया था मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल। इसके जरिए सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स की जो प्री एग्जामिनेशंस होते हैं वो 2005 तक लिए जाते थे। बात आगे बढ़ी और 2005 में जितने भी परीक्षा होते थे व्यावसायिक परीक्षा के तहत सब कुछ इसी के तहत, और इसी के लिए इसका नाम व्यापम आ गया। व्यापम का मतलब है, इसे ध्यान से समझे तो ये प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल। सवाल इतना नहीं है, कल्पना कीजिए कि किसी राज्य में दुग्ध संघ को लेकर किसी अधिकारी की नियुक्ति होनी है, फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति होनी है, परिवहन विभाग में नियुक्ति होनी है, शिक्षक की नियुक्ति होनी है, पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति होनी है, डॉक्टर की, इंजीनियर की परीक्षा होनी है। जो जो विभाग जहन में आते हैं उन तमाम विभागों को रखिए सामने और उसके बाद कल्पना कीजिए कि जो छात्र परीक्षा देते हैं अगर उसमें से चंद छात्र को लाभ मिल जाए तो बाकी छात्रों के जहन में क्या गुजर रहा होगा। यह जिक्र 2008 से अभी तक का है। 1 करोड़ से ज्यादा छात्र अलग अलग परीक्षाओं में बैठे। जितने पास हुए, जितनी परीक्षाएं हुई, उनकी तादाद जोड़िएगा तो हो सकता है 1-1.25 लाख के भीतर आए, लेकिन बाकियों का क्या आक्रोश होगा, यकीनन होगा। ये बात कहां से और कैसे खुलती है ये तमाम सिलसिला हम आपको बताएंगे, लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रभक्ति और नैतिकता की नुमाइंदगी का दावा करता है, लेकिन जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहीं पर आरएसएस के नेता ही अरबों के एक बड़े घोटाले में घिरते देख रहे हैं। अरबों इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये घोटाले हुए हैं उसमें अगर शुरुआत में जो मुन्ना भाई पकड़ में आए और जो पैसे का आदान प्रदान शुरू में हुआ, अगर ये औसतन जोड़ते चलेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। एक पूर्व सरसंघ चालक का नाम इसमें आ गया। मौजूदा वक्त में संघ के एक बड़े नेता का भी नाम आ गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी का भी नाम आ गया। इन सब के बीच मंत्री का भी नाम आया और इन सब के बीच वैसे वैसे लोगों का नाम आया जो कि सरस्वती शिशु मंदिर चलाते थे, वहां से निकले। ये खेल, ये खुलासा सब कुछ हम दिखाएंगे और अगले 2 घंटे तक अलग अलग परिस्थितियों में हमारे साथ मेहमान जुड़ते चले जाएंगे। रिपोर्ट में सबसे पहले 2 बड़े चेहरों का नाम आया है भोपाल के व्यापम घोटाले में और ये दोनों शख्स आरएसएस से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। घोटाले की एक चिंगारी भर उठी थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसी सुलगी कि उसकी लपटें भोपाल की सड़कों पर दिखाई देने लगी। कांग्रेसी विरोध का यह सुर भोपाल की सड़कों पर मुखर हो उठा है, तो इसलिए कि व्यापारिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले की आंच बीजेपी के नेताओं से आगे बढ़कर आरएसएस के दामन को झुलसाने लगी है। सवाल है कि क्या व्यापम घोटाले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी शामिल है? जिस घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है उसमें सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी ने। त्रिवेदी के मुताबिक करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन और संघ के पदाधिकारी सुरेश सोनी भी शामिल थे। पहले आप त्रिवेदी की जुबानी संघ के सरकार्यवाह सुरेश सोनी की कहानी सुन लीजिए। इस घोटाले में फंसे पंकज त्रिवेदी ने जांच करने वाले एसटीएफ को बताया। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने फूड इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार मिहिर सेन की सिफारिश की थी, जिनका रोल नंबर 7,02,735 था। उन्होंने बताया था कि मिहिर आरएसएस नेता सुरेश सोनी के आदमी हैं। उन्होंने राजकुमार धाकड़, नरेश चंद सागर, सुनील कुमार साहू और अवधेश भार्गव की भी सिफारिश की थी। वर्मा के ओएसडी ने मुझसे कहा था कि 5 उम्मीदवार काफी महत्वपूर्ण हैं। जिस मिहिर की चर्चा यहाँ हो रही है वो संघ के पूर्व प्रमुख
के.एस. सुदर्शन का सेवादार रहा है। सुदर्शन अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 15 सितंबर 2012 को ही निधन हो चुका है। मिहिर ने संघ के पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन का कच्चा चिट्ठा खोला है। एसटीएफ को मिहिर कुमार ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक, मैं के.एस. सुदर्शन के सहायक के रूप में काम करता था। मैंने 2012 के फूड इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के अपने आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी सुदर्शन को दी। मैंने उनसे अपनी नौकरी के लिए गुजारिश की। उन्होंने इसके लिए तुरंत पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फोन किया। इस पर शर्मा ने नौकरी के लिए भरोसा दिया। मध्य प्रदेश की सेवा के लिए कई बड़ी भर्तियां व्यापम के जरिए होती हैं। मध्य प्रदेश में 10 साल से बीजेपी का राज है और संघ का दबदबा। एसटीएफ के सामने मिहिर का खुलासा नौकरियों में संघ के असर को दिखाता है। सुदर्शन ने मुझसे कहा कि मैं एग्जाम में जितना जानता हूं उतने सवालों के जवाब दूं और बाकी OMR शीट खाली छोड़ दूं। मैंने हिंदी, गणित, इंग्लिश, रीजनिंग, भौतिकी और सामान्य ज्ञान के करीब 50% सवालों के जवाब दिए, बाकी खाली छोड़ दिया। लेकिन 18 अक्टूबर 2012 को जब इम्तिहान के नतीजे आए तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम 7वें नंबर पर था। इस एग्जाम को व्यापम ने 7 अक्टूबर 2012 को करवाया था। आरएसएस पर इतना गंभीर आरोप लगने के बाद संघ प्रमुख ने कहा है, कोई बात नहीं, कानून अपना काम करेगा। ये व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं उसकी। उंगली सीधे संघ पर उठी है, इसलिए बीजेपी जवाब देने के लिए आक्रामक मुद्रा में आ गई है। लेकिन दिल्ली से भोपाल तक राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को एक मौका मिल गया, बीजेपी को आईना दिखाने का और खुद को संवारने का। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारतीय जनता पार्टी की जननी है। उनके जो प्रचारक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर पदाधिकारी रहते हैं। तो इसलिए ये जो रिश्ता है, ये जो तो रिश्ता सार्वजनिक है और जग जाहिर है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से कथाकथित तौर पर नाम सार्वजनिक हो रहे हैं, इसकी एक बहुत ही गंभीर जांच होनी चाहिए। या वो सीबीआई से हो सकती है अदालत के निरीक्षण में, या अदालत को एसआईटी बनानी चाहिए जिससे कि इसके ऊपर कोई दबाव ना आ सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती तक पर इस घोटाले में आरोप लगे, लेकिन इस बार बीजेपी का मार्गदर्शन करने वाला संघ सवालों के घेरे में आ गया है। ये बताता है कि मामला कितना संगीन है। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले में जिस तरह संघ पर आरोप लग रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। परीक्षा के इस महा घोटाले में मंत्री और अफसरों ने जमकर कमाई की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विधानसभा में मान चुके हैं कि 1000 फर्जी नियुक्तियां व्यापम के जरिए हुई हैं। अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। यह घोटाला शुरू कहां से होता है, इसका सिलसिला कैसे शुरू होता है, एसटीएफ के पास ये पूरा मामला कैसे जाता है और कौन कौन चेहरे इसमें फंसते चले गए, उन चेहरों का पुराना अतीत क्या था, क्या उनसे संघ से जुड़ाव था, बीजेपी ने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपनी प्रक्रिया की है, हम हर रिपोर्ट दर रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, और संघ के से जुड़े हुए बलदेव शर्मा जी, जो कि पांचजन्य के एडिटर भी रह चुके हैं, वह भी हमारे साथ हैं। बलदेव शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से, चूंकि इस रिपोर्ट में आरएसएस का जिक्र हुआ है, आहत है या परेशान है? नहीं, इसमें न आहत होने का कोई विषय है, न परेशान होने का। ये ठीक है कि ये जो घोटाला है ये एक बहुत गंभीर मामला है, और मेरी नज़र में ये भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है कि इसमें इतने बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा। उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक संघ का सवाल है, उसमें न आहत होने की बात है न परेशान होने की, क्योंकि केवल बयानों और आरोपों के आधार पर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर सुदर्शन जी का नाम इसमें आया है तो जिस छात्र के माध्यम से उनका नाम आगे लाने की बात कही जा रही है, मेरी जानकारी में आया कि वो छात्र तो कह रहा है कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए बयान के आधार पर सुदर्शन जी ऐसे व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना या इस बारे में सोचना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि सुदर्शन जी स्वयं एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे। 50 के दशक में उन्होंने इंजीनियरिंग किया और पूरा जीवन देश सेवा के लिए लगा दिया। तो वो प्रतिभा
पढ़ाई, परीक्षा, इस सब के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे और इसलिए कोई गलत तरीका अपनाकर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास सुदर्शन जी करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जहाँ तक सुरेश जी का प्रश्न है, तो भागवत जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई अगर इस मामले में कोई किसी की भूमिका है तो कानून अपना काम करेगा, पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है और उसके लिए जो उचित दंड हो वो उसको दिया जाना चाहिए। इसमें संघ को परेशान होने का कोई कारण मुझे दिखता नहीं। घोटाले में फंसे तो उसका ज्ञान मायने नहीं रखता है। इस देश के पहले शिक्षा मंत्री पर भी आरोप लगे थे, नेहरू पर भी आरोप लगे थे, तो ये कोई मायने की स्थिति नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये स्थिति भी क्यों आई। देखिए, मुझे क्यों आ गई ये स्थिति कि संघ कटघरे में है? नहीं, संघ इसमें कटघरे में नहीं है, इससे ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में है। इसलिए है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार से सुशासन और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास की बातें की जाती रही हैं और उसके तथ्य भी सामने आते रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से संघ से जुड़ाव के कारण ये अपेक्षा की जाती है कि उसकी सरकार में जो लोग रहेंगे वो संस्कारों और मूल्यों की उतनी ही गंभीरता से चिंता करेंगे। अगर उन पर कोई आंच आती है तो ये सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी सरकार पर खड़ा होता है। उसको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए समाज के सामने कि हमारी सरकार है तो उसमें उंगली उठाने लायक कोई भी मुद्दा सामने नहीं आए। हितेश वाजपेयी जी, बड़ा गहरा दाग है, कैसे मिटेगा? मुझे लगता है कि इसमें दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट समझने की हैं। किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती कि सरकार के किसी विभाग में कोई अनियमितता पाई जाए। वहीं साथ साथ यह भी एक बात सच है कि कोई भी सरकार अनियमितताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की अनियमितताओं से फ्री नहीं है इस देश में। तो ये दोनों चीजें सुशासन का हिस्सा ही हम इसको मानते हैं। भ्रष्टाचार निर्मूलन जो होता है वो सुशासन का हिस्सा होता है, यानी कि उसको पकड़ना और जितनी जल्दी हो सके उसका निदान करना। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी के सामने जब पहली बार ये विषय नोटिस में आया तो उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता तो राजनीतिक रास्ता था जो कांग्रेस का रास्ता होता है कि हम राजनीतिक रूप से चुप रहे, बाकी देखा जाएगा, और दूसरा रास्ता था जो शर्मा जी ने बताया कि हम यदि नैतिकता की राह पर चलते हैं तो एट एनी कॉस्ट हमको इसको दूर करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का एक रास्ता बन रहा है। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी ने उस रास्ते को चुना, हिम्मत का काम दिखाया। चुनाव की ईव होने के बाद, चुनाव का समय आने वाला था, उसके बावजूद भी एसटीएफ को यह विषय दिया गया और उसके बाद उसमें गिरफ्तारियां चालू हुई, पूरा जो ढांचा है व्यापम का वो बदला गया। तो कहीं ना कहीं उनके इस साहस को, जो इस राह पर चलने की जो राजनीतिक चुनौतियां भी उनके सामने थी, उसका सामना करते हुए वो इस राह पर चल रहे हैं। मुझे लगता है उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और चूंकि अब हाईकोर्ट इसकी डेली मॉनिटरिंग कर रही है तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत राजनीतिक विषय रह जाता है। ये मनोबल मॉनिटरिंग में जब एसटीएफ जांच करती है तो अच्छी रहती है। हितेश जी, ये मनोबल कौन बढ़ाएगा? ये मनोबल लक्ष्मीकांत शर्मा जी क्यों नहीं बढ़ाते हैं? वो फरार क्यों है? लक्ष्मीकांत शर्मा जी गिरफ्तार हो चुके हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी एसटीएफ के साथ हैं, फरार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कानून अपना काम कर रहा है पुण्य प्रसून जी, और मुझे लगता है इस देश में सरकारों का और राजनीतिक इच्छा शक्ति का यही काम है कि वो कानून की एजेंसी के पीछे चट्टान की तरह रहे, ना कि उसमें बाधा बने। तो हमने कभी उसमें बाधा नहीं बने और यही कारण है कि आज एसटीएफ राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद एक अच्छा काम कर रही है और आज व्यापम को हम फिर पटरी पर लेकर आ गए हैं। जो 1-1.5 साल जो अनियमितताएं उस दौरान हुई है उसको खत्म कर दिया गया है, उसकी जांच चल रही है, दोषियों को दंड मिलेगा। और जब मोहन जी ने स्वयं इस बात को कहा है, और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दो ही रास्ते थे सामने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात की सराहना होना चाहिए कि इसके राजनीतिक नुकसान के बावजूद हमने इस पर आगे आकर ये जिक्र किया जाएगा क्या करना चाहिए और ये स्थिति क्यों आ गई, क्योंकि मसला 2008 से फाइल खुली है और उस 2008 से हम लगातार जोड़ते जोड़ते पहुंचे तो हमें लग रहा है कि तकरीबन 1,10,00,000 छात्र ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग परीक्षाओं में फॉर्म भरा, शामिल हुए। अब उनके भीतर क्या सवाल चल रहा होगा? मिश्रा जी, के मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हम एक मिनट, हम जरा जोड़ते चल रहे हैं सबको। इस पे लंबी हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तो लोग बैठे ही हैं। के मिश्रा जी, जिस स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी है, जी आप कुछ कह रहे हैं? कटघरे में नहीं खड़ी है प्रसून जी। जी, बहुत लज्जा के दौर से सरकार गुजर रही है जी, और लज्जा का दौर में इसलिए कहना चाहूंगा कि लाखों छात्रों के भविष्य के समक्ष अंधियारा परोसने वाली यह सरकार
जिसके मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी हैं, यदि यह कहा जाए कि शिक्षा, मेडिकल माफिया, नौकरशाह, राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री निवास और संघ का परिवार, इन सभी का एक नेक्सस इस महाघोटाले का जिम्मेवार है और इसके महानायकों ने एक सुविचारित नीति के तहत अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कार्य योजना बनाई है। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और वो आपके माध्यम से कि क्या एक संवैधानिक प्रमुख जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इस प्रदेश का, वह इतने बड़े घोटाले से विमुख हो सकता है क्या, जबकि वह खुद विधानसभा में 31 मार्च 2011 को स्वीकार कर रहा है कि 1,47,000 नियुक्तियां व्यापम के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हुई हैं, जिसमें 1,000 फर्जी नियुक्तियां पाई गई हैं। मगर 1,000 तो सिर्फ एक सिंबल है। हमारे पास वो तमाम प्रमाण मौजूद हैं जिसमें कई नियुक्तियां सीधी तौर पर पैसा लेकर की गई हैं और परिवहन आरक्षक को लेकर जो इस प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री जी ने एक झूठ परोसा है, मैं उन्हें चुनौती देना चाहूंगा कि उस झूठ के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास के प्रमुख व्यक्ति ने अपनी पसंदगी की नियुक्तियां पैसे लेने के बाद कराई है। आने वाले वक्त में हम उसका खुलासा करेंगे। मगर क्या कारण है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है और मैं उसका पुजारी हूं। हम पूछना चाहते हैं कि उस पुजारी को इस महाघोटाले में कितना चढ़ावा मिला है और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में भी हितेश वाजपेयी जी ये सवाल तो है, जिम्मेदारी किसकी है और कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है पूरे राज्य में? देखिए पुण्य प्रसून जी, मैंने बहुत स्पष्ट इस बात को कहा था कि जब भी ये एरर पकड़ी गई, अनियमितता पकड़ी गई, हमारे पास उस पर कार्रवाई करने का एक रास्ता था जिसको हमने अपनाया। आपके सवालों की चुनौतियों के बावजूद मुझे लगता है ये ज्यादा सराहना का विषय है। दूसरी बात जो के मिश्रा जी कह रहे हैं वे सब एक राजनीतिक आरोप है, क्योंकि कभी भी सबूतों को लाने के लिए, के मिश्रा जी एक बड़े वकील भी हैं, वो जानते हैं सबूतों का मतलब क्या होता है और सबूत होते क्या हैं, क्योंकि जांच जो होती है एविडेंस के आधार पर चलती है, लेकिन राजनीति जो होती है वो खोखले बयानों के आधार पर भी चल सकती है। आप भीड़ तंत्र के हिसाब से भी राजनीति 66 वर्षों से करते आए, कर सकते हैं, लेकिन इनके पास एविडेंस है नहीं। किस बात का मुहूर्त यदि निकाल रहे हैं, यदि मैं आपकी बात को ही लूं, 2008 से ये हो रहा है तो आज 14 है, तो किस बात का मुहूर्त ये देख रहे थे? क्या ये कोई बार्गेनिंग करना चाहते थे, किसी समय का इंतजार है, या ये थोता चने बाजा घने जो कहावत है, मुझे लगता है उसकी ओर जाता हुआ ये दिख रहा है। आज तक के मिश्रा जी अपने निजी प्रयासों से कोई भी चीज नहीं दे पाए। आपको जानकारी है, दिल्ली में जब कोयला घोटाले का मसला आया तो जब फाइलें खुली तो पता चला कि 1999 से चीजें डगमगाई हुई थी। तो कौन मुहूर्त देख रहा था? बिल्कुल 2013 में ये बात बहुत अच्छी बात आपने बताई। नहीं, कब कौन मुहूर्त देख रहा है, सवाल ये नहीं है। अरे जनाब, सवाल खाली ये है कि बात आई सामने, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी कौन लेगा करवाया, लेकिन मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री ने आगे होकर जांच संस्थित करी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री ने पहल कर दी, पूरे चुनाव के भाषण में चलता रहा यही सब कुछ, घोटाला हुआ है, पार्लियामेंट में ये बात उठती रही, ये सब बेकार बातें हैं। तब इसका मतलब ये निकाला जाए, हम ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, राज्य का मुखिया है, आप कह रहे हैं तारीफ कीजिए कि उन्होंने कार्रवाई करने की दिशा में कदम बढ़ाया। हम ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई अपनी जगह होगी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेगा कि सब चीज मुक्त है हर चीज से? जो लोग जिम्मेदार हैं वो जेल नहीं जा रहे हैं क्या? जो लोग जिम्मेदार हैं, आर दे नॉट ब्रॉट टू बुक? क्या वो लोग कानून का सामना नहीं कर रहे हैं क्या? क्या हम आपके सवालों का जो सामना कर रहे हैं उस दौरान क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए क्या? यही तो बातें कहने की। क्या इसको देश कभी समझेगा नहीं क्या? या हम एक पिटी पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, भीड़ तंत्र की, चुनावी बयानों की पॉलिटिक्स में ही हम इस सबको देखेंगे और अनियमितताओं को केवल इसलिए होने देंगे क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं राजनीतिक जवाब देने पड़ेंगे? मिश्रा जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया जो जेल जा रहे हैं वो प्यादे हैं, वजीर कौन है फिर? देखिए प्रसून जी, डॉक्टर हितेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और बड़ी शिद्दत से उनसे पूछना चाहता हूं कि जेल कौन जा रहे हैं? जेल वे छोटी मछलियां जा रही हैं जिन्हें षड्यंत्र पूर्वक सरकार के इशारे पर गला दबाकर फंसाया गया है।
हम तो चाहते हैं कि वे बड़े मगरमच्छ जो इस महाघोटाले के जिम्मेदार हैं वो लोग जेल जाएं, मगर वो लोग तो ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ईमानदार था, मैं ईमानदार हूं और ईमानदार रहूंगा। क्या आपके कहने से हिंदुस्तान और यह प्रदेश मान लेगा कि आप ईमानदार हैं? आज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की जिम्मेदारी क्या होती है? आज क्यों आईएएस आईपीएस के लोग, आज क्यों आईएएस आईपीएस के परिवार के लोग बाहर हैं? आज क्यों सुधीर शर्मा बाहर हैं? आज क्यों वो लोग बाहर हैं जिनकी जेल जाने की आवश्यकता है? मैं नामों को लेकर समझ आया नहीं करूंगा, मगर उन महान और नामचीन लोगों को सरकार क्यों बचा रही है? और लक्ष्मीकांत शर्मा जी की भी गिरफ्तारी, जब हाईकोर्ट की बेंच ने, हमारे सम्मानित न्यायाधिपति जी ने अपनी एसटीएफ को निर्देश दिया कि हमारी निगरानी में यह जांच होगी, तब लक्ष्मीकांत शर्मा जी की गिरफ्तारी क्यों हुई? 19 जुलाई 2009 को पहली एफआईआर भोपाल के एमपी नगर थाने में हुई थी। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 साल लग गए? इसका जवाब कौन देगा? और इतने बड़े महाघोटाले का जिम्मेदार कोई तो हो। हर व्यक्ति कह रहा कि हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। क्या मजाक है मध्य प्रदेश? हम एक मिनट बलदेव जी, हम एक और चीज़ यहाँ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को लेकर हम लगातार एक चीज़ देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन आरएसएस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। सुरेश सोनी का कद कोई छोटा नहीं है, उनकी सक्रियता बीते चुनाव के वक्त भी नजर आई है। क्या ये मौका नहीं है कि कानून अपना काम करेगा, और कानून इस देश में कितना लंबे वक्त में काम करता है, उसके जो तौर तरीके हैं, संघ भी उसी धारा को मान रहा है ना कि कानून अपना काम करना चाहिए, बाकी चीज़ों पर नहीं बोलना चाहिए। ये सही है? नहीं, देखिए, अगर कोई घोटाला है या कोई भी अपराध है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो कानून की होती है, और पिछले कुछ समय से हम देखें तो कानून अब उतनी धीमी गति से काम नहीं करता। जब उसने कितने ही केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद नहीं, बड़ी जल्दी जेल भेज दिया, और उनके विरुद्ध जो आरोप थे वो सत्यापित भी होने लगे, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कानून इसमें कोई लंबी प्रक्रिया अपनाएगा, ढिलाई बरतेगा। इसका मतलब ये है कि जितने घोटाले पिछले दिनों दिल्ली में हम लोग देख पा रहे थे, उसमें हमें इंतजार करना चाहिए था कानून का। बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो तो जब बात सामने आएगी तो बोलेंगे। तो वो जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं कांग्रेस वाले? नहीं, वो कांग्रेस अपने राजनीतिक हिसाब से जो भी बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन केवल बोलने के आधार पर आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। आरोप और बयान, जैसा मैंने पहले कहा, कितना सीरियस है। हम एक चीज दिखा देते हैं, हम इस पे आ रहे हैं, एक और रिपोर्ट भी दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले जो 5 किरदार निकल कर आए हैं उनकी एक तस्वीर देख लीजिए। हम 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास, वाजपेयी जी 1 मिनट आ रहे हैं। हम ये अहम घोटाले के जो किरदार हैं, इसमें जो नाम सामने आए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण कई मायनों में है, क्योंकि इसमें मंत्री का नाम भी है, लक्ष्मीकांत शर्मा बीच में जो नाम है। ये शख्स की दरअसल बड़ी शानदार स्थिति है। पुजारी थे, सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक थे, संघ के करीबी थे, 1993 में सिरोंज से सांसद बने, उमा भारती सीएम बनी तो खजाना मंत्री बन गए, फिर शिवराज सिंह के कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्रालय मिला। घोटालों का दौर शुरू हुआ इसी दौर में, और ये अलग अलग चेहरे जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कैसे कैसे किसके रूप में इस घोटालों को अंजाम दिया गया है। 2013 में मेडिकल के एक डॉक्टर, मेडिकल में डॉक्टर के पद पर जब नियुक्त हुए तो वो मुन्ना भाई की तरह काम करते थे, इंदौर के थे। मामला पकड़ में आया, इंदौर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय ने यह मामला उठाया, परत आगे बढ़ी, फर्जी परीक्षार्थियों का मसला खुला, मामला और आगे बढ़ा, फिर उसके बाद डॉक्टर सागर को मास्टरमाइंड बताया गया। ये धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई, और अब फिलहाल एसटीएफ इस पूरे मामले को देख रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, एसटीएफ एक वक्त मध्य प्रदेश में डाकुओं को पकड़ती थी, जब वो इंटेलिजेंस विभाग के अंदर थी। डाकू खत्म हुए, अब एसटीएफ में एक एडीजी रैंक का आईपीएस होते हैं और उसके अधीन बाकी अधिकारी होते हैं। अब वो लगातार गिरफ्तारी कर रही है, और 1 2 नहीं 5 राज्यों में गिरफ्तारी हुई है। बिहार में, यूपी में, दिल्ली में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, राजस्थान में हुई है, 5 राज्यों में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन 12 इन सब के बीच ये घोटाला राजनीतिक तौर पर कैसे लोगों का भरोसा तोड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों ने भरोसा बीजेपी में जताया। देश सौंपने से 6 महीने पहले मध्य प्रदेश भी सौंपा था प्रचंड बहुमत के साथ, लेकिन भोपाल में व्यापम घोटाले की आंच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची। जी, कांग्रेस ने परिवहन विभाग में फर्जी घोटालों का आरोप शिवराज सिंह चौहान पर भी लगाया है। वैसे उनके मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वह जेल भी जा चुके हैं।
मैं उल्लेख करता हूं तो शिवराज सिंह चौहान का करता हूं। इस कारण कि बीमारू राज्यों में से अगर कोई राज्य है कि जिसको आज कोई बीमारू नहीं कह सकता तो वो मध्य प्रदेश है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। बीजेपी ही नहीं, संघ भी अपने शिवराज की पीठ थपथपाता रहा। लेकिन मध्य प्रदेश में एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आए तो दाग के छींटे शिवराज के दामन पर भी पड़े। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने व्यापम घोटाले में सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिया था। 94253 65833 माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के मामा फूल सिंह चौहान का है। फूल सिंह चौहान ये माननीय शिवराज सिंह जी के मामा हैं और ये मोबाइल मामा जी के बेटे संजय चौहान का है। इस मोबाइल से नितिन महेंद्रा और पंकज त्रिवेदी को किस किस परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करवाने के लिए फोन किए गए हैं, एसटीएफ खुलासा करेगा। 2012 में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में 316 भर्तियां हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि उन भर्तियों में 19 फर्जी भर्तियां मुख्यमंत्री के ससुराल गोंदिया से हुई और उसमें शिवराज की पत्नी साधना सिंह का भी हाथ था। मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आया कि सारी की सारी 316 भर्तियां मध्य प्रदेश के लोगों की हुई हैं, जबकि उनकी ससुराल गोंदिया तो महाराष्ट्र में है। दूसरा आरोप यह है कि मुख्यमंत्री आवास से घोटाले के मुख्य आरोपी नितिन महेंद्रा और पंकज त्रिवेदी को 139 बार फोन किए गए। मुख्यमंत्री ने इस आरोप से भी इनकार कर दिया। तीसरा आरोप यह लगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मामा फूल सिंह चौहान भी इस घोटाले में शामिल हैं, जिन्होंने अपने मोबाइल से आरोपियों से बात की है। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके एक ही मामा थे जो काफी पहले गुजर गए। आरोपों का वार सीधे मुख्यमंत्री पर था, लिहाजा श्यामला हिल्स की तरफ से पलटवार हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा पर इन्होंने मानहानि का मुकदमा कर दिया, जिसमें अदालत ने मिश्रा को 28 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। आरोपों की उंगली मोदी सरकार की जल संसाधन मंत्री उमा भारती पर भी उठती है। मिश्रा ने उमा भारती पर आरोप लगाया कि संविदा शिक्षकों की भर्ती में इन्होंने भी 15 लोगों के लिए सिफारिश की। देश के प्रधानमंत्री जी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। उन्हीं के बगल में बैठने वाली देश की काबीना मंत्री और गंगा की सफाई की जिम्मेवार उमा भारती जी ने भी करीब 12 से 15 लोगों के एडमिशन फर्जी तरीके से करवाए हैं। जिस घोटाले से पूरी बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, उसका सबसे भ्रष्ट चेहरा शिवराज सिंह चौहान के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा उजागर करते हैं। शर्मा के खिलाफ संविदा शिक्षकों से लेकर पुलिस भर्ती घोटाले तक में एफआईआर दर्ज है। इसमें कहा गया है कि करीब 40 लोगों को शर्मा ने फर्जी तरीके से शिक्षक बनाया और 10 से ज्यादा लोगों को पुलिस की नौकरी दिलाई। शर्मा को गुरुवार की रात दोबारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इन्हें भोपाल जेल भेज दिया गया है, बिल्ला नंबर 2116 के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी का हर बड़ा नेता एसटीएफ की जांच को बेहतर बताते रहा है, लेकिन जिस तरह 7 महीने पहले एसटीएफ की जांच में ये बात सामने आई थी और संघ के नेताओं का नाम सामने आया था, उससे एसटीएफ की जांच पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि जब तक सीबीआई से जांच नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। सरकार ने इस पूरे घोटाले को जिस तरीके से लिया है, उसमें हितेश जी एक सवाल तुरंत बनता है आपसे कि क्या अगर ये मामला नहीं उठता तो ये स्थितियां चलती रहती? आप यह भी कह रहे हैं। मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है दिग्विजय सिंह जी की सरकार के। हितेश जी एक मिनट, जरा सा आपको रोक रहे हैं। हमारी आवाज अब तक अगर आ रही है तो आपकी आवाज चूंकि नहीं आ पा रही है, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम जरा बलदेव जी को इसमें जोड़ लें। बलदेव जी, जो सवाल हम उठाना चाह रहे हैं या हम जो चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, एक बेहतरीन राज्य के तौर पर पहचान शिवराज सिंह चौहान की बनी। मध्य प्रदेश एक आइडियल तौर पे डेवलपमेंट के तौर पर और चुनावी जीत के तौर पर भी बना, लेकिन इस घोटाले ने ना सिर्फ पूरे दामन को दागदार बता दिया है, बल्कि सवाल है कि इसको अब कैसे टैकल किया जाए, इसलिए दामन और ज़्यादा कालिख पुतरा है।
क्या परिस्थिति रहनी चाहिए? सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल बीजेपी और संघ का नहीं है, सवाल वाकई उन छात्रों का है जो पढ़कर घर से निकलते थे परीक्षा देने के लिए, और जो नाम अब सामने आ रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उस पूरे मध्य प्रदेश के भीतर करोड़ों लड़कों के भीतर क्या हो रहा होगा? आप कोई भरोसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है। मुझे लग रहा है सारे प्रकरण में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके निदान के लिए सरकार को तुरंत कोई न कोई प्रयास करने चाहिए, चाहे वो उस प्रकार के प्रवेशों को निरस्त करने का हो या जो लोग वहाँ उसके कारण आगे बढ़ गए उनको अयोग्य घोषित करने का हो। ऐसे कुछ कदम सरकार को जरूर उठाने पड़ेंगे। और आपने जो कहा ये बहुत बड़ा प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार के सामने कि जिस सरकार का एक मॉडल चेहरा देश के सामने रखा जा रहा था, अगर वहाँ इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर देश के सामने किन बातों को रखेंगे? आज देश के सामने जिस प्रकार राजनीतिक अविश्वास का संकट खड़ा हो गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरे देश की जनता इस उम्मीद से देखती है और उसी उम्मीद का प्रतिफल मोदी सरकार बनने में हुआ। अगर उस उम्मीद पर किसी प्रकार की आंच आती है, विश्वसनीयता का संकट और गहराता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सार्थकता है राजनीति को बदलने की, मुझे ही लगता है कि उस सार्थकता में कोई दम बचेगा। हितेश जी, राज्य की जिम्मेदारी, तरीका, एक मिनट, राज्य की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, इस काम से निपटने के जो तरीके होने चाहिए थे, उससे इतर सफाई देते हुए, सब चीज पर अविश्वास जताते हुए, राजनीतिक तौर पर बात कहते हुए लग यही रहा है कि 3 बार जीतने के बाद भी बीजेपी वहां पर इस मूड में है कि अरे घोटाले तो होते रहते हैं, इसे भी देख लेंगे। क्या यही मूड है? देखिए, मुझे लगता है आपका यह रिमार्क एक व्यंग्यमूलक रिमार्क है और मैं इसको विनम्रता से किनारे कर सकता हूं, क्योंकि जैसा आपने बताया हमने तीसरी बार मैंडेट लिया है और आपने अपने वक्तव्य में भी इस बात को कहा है कि एसटीएफ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के जमाने में पहले डाकुओं से वास्ता इनका रहता था और इस डाकुओं से मुक्ति, अपहरण माफिया से मुक्ति किस सरकार ने दिलाई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई है, शिवराज सिंह चौहान जी ने दिलाई है। हमने यदि कृषि दर में देश में सर्वोच्च स्थान पाया है तो इसी सरकार में पाया है। तो कई विकास के कीर्तिमान पुण्य प्रसून जी मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया है। और मुझे तो आप बताइए ये कि यदि हम किसी इतने व्यापक सिस्टम में कोई प्रशासनिक भ्रष्टाचार हम देखते हैं, अनियमितता देखते हैं, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे लड़ना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए और वहां पर जो अनियमितता हो रही है उसको दुरुस्त करके दोषियों को जेल पहुंचाना चाहिए, या फिर हमें राजनीतिक वाद विवाद में जाना चाहिए? मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बातचीत से बाहर आना चाहिए और हमारी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति में फिर से कहना चाहता हूं इस बात को, इस पूरे परिदृश्य से परिचायक है कि इस सबके बावजूद, आपके सवालों की चुनौतियों के बावजूद, क्या आपको लगता है ये सवाल नहीं खड़े होंगे? हमको ऐसा लगता था, हमें पता था ये खड़े होंगे, लेकिन हमारे लिए आवश्यक था कि व्यापम की साख बनी रहे, लोगों को ठीक ढंग से परीक्षाएं मिले करने के लिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। नहीं, हितेश जी, आप जो कह रहे हैं ये सही है, लेकिन एक जवाब दीजिए। हम इससे पहले एक नेटवर्क दिखा दे रहे हैं कि कैसे चीज़ें चली। मंत्री से ओएसडी से परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रण से सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस से दलाल, दलाल से छात्र। इसको अगर उल्टा घुमा दीजिए लकीर को, तो छात्र दलाल का दरवाज़ा खटखटाता है, दलाल सिस्टम एनालिस्ट का, परीक्षा नियंत्रण तक बात जाती है, फिर ओएसडी और मंत्री। ये एक पूरी परिस्थिति बनती है जो व्यापम के तहत गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। ये उसका एक नेटवर्क है। लेकिन हितेश जी, एक बात बताइए, हमने दिल्ली में देखा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा परिवार के किसी भी जन को आप ना रखिए, किसी भी नियुक्ति को ना होना चाहिए। एक नियुक्ति रखी भी गई थी तो उन्होंने हटवा दिया। ऋतु चौहान भांजी है शिवराज सिंह चौहान की, वह भी इसमें शरीक हो गई और वह भी परीक्षा देकर पास हो गई, मान लेते हैं सही दिया गया होगा। हालांकि उस पे कटारा जी ने वहां पर भी उंगली उठाई है। मान लेते नहीं है, आप बताइए क्या गड़बड़ी है? अरे जनाब, गड़बड़ी की नहीं बात है। जब आप सत्ता में होते हैं और आप जब हाथ में कमांड होती है तो आपको बहुत साफगोई के साथ सत्ता चलानी होती है। दाग लगे भरोसा जनता का बरकरार रखना पड़ता है। भांजी एसडीएम नहीं हो सकती? यही तो हम पूछ रहे हैं, उस सांसद के पिता नहीं हो सकते हैं उनके का, उसमें यही तो हम जानकारी चाहते हैं। हो सकती है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? हम तो देखना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं क्या सही है। आप सवाल
बिल्कुल, हम आपके सामने इस विषय को रख रहे हैं। इस पूरी घटना में एक भी एविडेंस, चलिए मैं तो आपको यह विषय देता हूं, के मिश्रा जी की तो राजनीतिक जिम्मेदारी है कि उनको बिना कीचड़ उछाले मजा नहीं आएगा, क्योंकि विपक्ष में है, उनको अपना भी अस्तित्व बनाना है, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं बनाना है। लेकिन कम से कम विश्लेषकों की, जांचकर्ताओं की यह कम से कम जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम एविडेंस बेस पे बात करें, और यदि एविडेंस नहीं है तो आप शक कर सकते हैं, लेकिन वो शक निराधार है पुण्य प्रसून जी, ये मैं कहना चाहता हूं। और लेकिन हमारा कहना है जब किसी, आप बताइए कोई वही तो हमारा कहना है, बताइए, बता रहे यही हम जिक्र कर रहे थे। देखिए बना सकते हैं, देखिए एक बात निकली, हमने एक सवाल किया, बलदेव जी ने उसका जवाब भी दे दिया। हमारा ये कहना था जब भरोसा उठने लगता है सरकार पर से, तो ऐसे में सरकार को भरोसा अपन पर बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई पूरे दौर में नजर नहीं आई है। आपने किसी परीक्षा को निरस्त नहीं किया, जो लोग नियुक्ति में काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। व्यापम अपने तरीके से अभी भी तमाम परीक्षा लेगा ही। हमने नेट खोला तो उसमें पता चला कि कैसे ले रहा है, ये बहुत गलत जानकारी है। वहां पूरा एक बोर्ड बना दिया गया है, पूरा वहां पर रिवैम्पिंग हो गई है, नया स्ट्रक्चर आ गया है। मुझे लगता जनाब है नया इंस्पेक्टर, लेकिन पूरी कार्रवाई चल रही है और इस बीच में ये घोटाले सामने आ रहे हैं। हमारा कहना है आज भी अगर हम नेट पर जाते हैं, व्यापम खोलते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, हम तुरंत खोल के आ रहे हैं, चूंकि हम यही देखना चाह रहे थे कि उसमें अगले महीने वहां पर आप नेट से असेस मत करिए मध्य प्रदेश को। नहीं, हम एसेस क्या करें, इतना बड़ा घोटाला हुआ। के मिश्रा जी, अब आप लोग का तरीका क्या है सामने लाने का, क्योंकि हम इसके बाद 2-3 रिपोर्ट और दिखाने वाले हैं जिसमें और नए तरीके सामने आ रहे हैं कि ये पूरा खेल हुआ कैसे है। लेकिन मिश्रा जी, हम आपको इसमें जोड़ रहे हैं जरा सा कि अगर सरकार ये कह रही है कि हमने तो अब जांच करवाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया, और आप क्या चाहते हैं? प्रसून जी देखिएगा, डॉक्टर हितेश साहब कितनी भी सरकार का बचाव कर ले, आज प्रश्न नैतिकता का है, और नैतिकता का तकाजा उस सरकार से है जो विधानसभा और देश में संपन्न लोकसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक स्थिति में इजाफा कर चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार की बात करने वाले, उसका नारा देने वाले इस प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जिन्होंने मैंडेट तीसरी बार पाया है, जैसा हितेश जी कह रहे हैं, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। 3 बार उन्होंने राजभवन में शपथ के दौरान कहा है कि मैं सत्य प्रतिज्ञापूर्ण शपथ लेता हूं कि बिना राग, द्वेष, भय के अपने अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के विरुद्ध पहले धौंस देते हैं कि मैं मानहानि का प्रकरण लगाऊंगा, फिर उससे परिवर्तित होते हैं, फिर सरकार की ओर से मेरे विरुद्ध मानहानि का दावा लगाते हैं। मैं भारतीय न्यायपालिका के प्रति नतमस्तक भारतीय नागरिक हूं, और आपके माध्यम से प्रसून जी मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं उन 139 करोड़ों का भी खुलासा करूंगा। हालांकि आज मध्य प्रदेश के बड़े समाचार पत्रों ने छापा है कि पंकज त्रिवेदी और नितिन महेंद्रा ने खुद कहा है अपने बयान में एसटीएफ को कि मुख्यमंत्री के निवास से प्राइवेट फोन के नंबर से हमें कॉल आते थे, हमें कहा जाता था कि इस प्रतियोगी परीक्षा में इन्हें पास करें। आज सरकार ने अपने बचाव में पीएचक्यू के प्रवक्ता से एक बयान जारी करवाया है कि ऐसा नहीं हुआ है। मैं उसे हम इसके बाद हम के सामने रखूंगा। बिल्कुल, हम इस पे भी आ रहे हैं, हम इस पे रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं। मेरा निवेदन सुनिएगा प्रसून जी। जी बोले। मैं सारे आरोप जनता के बीच और कोर्ट के बीच लेकर जाऊंगा। एक नहीं 100 मानहानि भी मुख्यमंत्री लगवा दे तो मैं उस भगत सिंह और चंद्रशेखर के आजाद के देश का एक नागरिक हूं, और मुझे गर्व होगा कि मैं भ्रष्टाचार करके नहीं, भ्रष्टाचारियों को उजागर करके जेल जा रहा हूं, और उस जेल जाने में भी मैं अपने आप को गौरव महसूस करूंगा। मगर उन डाकुओं को जिन्हें एसटीएफ ने तो आत्मसमर्पण करा दिया, मगर अभी भी इस मध्य प्रदेश में सफेद पोश डाकू बचे हुए हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका आत्मसमर्पण जनता के बीच करूंगा। ठीक है, ठीक। नहीं, आप उस पे ना आइए, हम तो खाली छात्रों के भविष्य को लेकर सोच रहे थे, क्योंकि बीते 15 तारीख को वहीं व्यापम ने जेल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया है। हमने उसकी साइट खोल रखी है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये पहला मौका आया है कि उस रिटन टेस्ट में जितने सवाल पूछे गए थे उसके मॉडल जवाब दिए गए हैं। जितने भी सवाल थे 200 सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, यानी जिन छात्रों ने उसमें जो दिया, ये पहली ट्रांसपेरेंसी आई है।
ये एक अच्छी बात नज़र आ रही है। ये पहले रिटन टेस्ट की इस रूप में ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती थी, ये पहली बार नज़र आ रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम स्थिति को बताने वाले हैं कि दरअसल कौन कौन से किरदार कैसे कैसे जुड़ते चले गए और आखिर क्यों ये संकट है कि आरएसएस जिस सोच के साथ राजनीति को देखना चाहता है और सामाजिक शुद्धिकरण की बात करता है, उससे इतर आरएसएस के साथ जुड़कर सरकार से लाभ लेते हुए कैसे कैसे लोग दूध बेचने वाला शख्स व्यापम का घोटाला सामने आया है। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं रोक दी गई हैं या आने वाले वक्त में परीक्षा नहीं होगी, सब कुछ चल रहा है, घोटाले हो या नहीं हो। लेकिन एक चीज़ बता दें, पिछले दिनों जीएल डिपार्टमेंट की परीक्षा हुई थी। इस 29 तारीख को यानी परसों जो है प्री मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन परीक्षा होनी है। अगले महीने 13 तारीख को पीएनएसटी की परीक्षा होनी है, 20 तारीख को प्री एग्रीकल्चर है, फिर डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री अगले महीने है। ये सारी परीक्षाओं का सिलसिला। इसका मतलब ये है कि जो छात्र अब फॉर्म भर के परीक्षा देने जाएंगे उनके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। इसलिए हम लगातार रिपोर्ट दिखलाते हुए बात कर रहे हैं कि उन छात्रों के मन के भीतर किस तरीके से ये बात आएगी कि सरकार अब सही कर रही है। ये एक सवाल बहुत बड़ा है। क्या कहना है राज्य के मुख्यमंत्री का, यह सुनिए आप। मैं बता चुका हूं, स्पष्ट कर चुका हूं, जहां आवश्यक है वहां कानूनी कार्रवाई करने का काम कर रहा हूं। लेकिन ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है वो इस तरह के आरोप लगा रहा है जो बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, तथ्यहीन हैं, और इसलिए जो स्थिति है वो सारी स्पष्ट है। अब कांग्रेस तो अब कुछ तो करेगी, तो यही करेगी कीचड़ उछालने का काम। जो 4 परीक्षाएं 29 तारीख से लेकर अगले महीने तक में होनी है, इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स जो भरे गए हैं उनकी संख्या सिर्फ 1.5 लाख है। जो दर्शक दस्तक में जुड़े हैं अभी उन्हें हम बतला दें, पिछले 1 घंटे से हम मध्य प्रदेश के उस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम देना पड़ा सरकार घोटाला संघ, क्योंकि इस संघ के स्वयंसेवक भी इसके दायरे में खड़े हैं, कटघरे में खड़े हैं कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रभक्ति या कहें नैतिकता की नुमाइंदगी का दावा करती है, लेकिन जिस अंदाज में ये पूरा घोटाला हुआ है और या कहें घोटाले का जो चेहरा सामने आ रहा है वो दरअसल परत दर परत मध्य प्रदेश के उन 1.25 करोड़ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हुआ लग रहा है जो बीते 4-5 बरस में अलग अलग परीक्षाओं में शरीक हुए। लेकिन अब घोटालों का जिक्र जब निकल कर आया तो पता चला कि कोई अपने फॉर्म में पूरा नहीं भरता था, नाम अलग चस्पा कर दिया जाता था, कोई आंसर शीट में छोड़ देता था, उसे बाद में भर दी जाती थी। ये सारी परिस्थितियां कैसे कैसे किस किस रूप में होती चले गई, सारा कच्चा चिट्ठा हम रख रहे हैं। और लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता और आरएसएस से जुड़े कैडर प्रमुख कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। हम चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन सवाल उस पहली रिपोर्ट का जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 3 बार लगातार जीती है, माना गया बेहतरीन काम कर रही है, जनता ने वोट दिया। वहीं आरएसएस भी मानती रही कि दरअसल सही मायने में कहीं काम हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन किसे पता था कि दरअसल भर्ती घोटाला कुछ इस तरीके से सामने आएगा जिसमें नाम सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी का नहीं, किसी एक मंत्री का नहीं, बल्कि एक पूर्व सरसंघ चालक का नाम भी आ जाएगा और संघ के एक मौजूदा बड़े नेता का भी नाम आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पहले ही कांग्रेस बहुत आरोप लगा चुकी है। तो क्या कोई सरकार घोटाला संघ चल रहा है? इस पर बड़े बड़े खुलासे हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वह रिपोर्ट जिसमें जानकारी मिलेगी कि कांग्रेस के तेवर अब तल्ख हो चुके हैं मध्य प्रदेश की सड़कों पर, और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। लेकिन इन सब के बीच लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर हर तरफ एक खामोशी है। घोटाले की एक चिंगारी भर उठी थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसी सुलगी कि उसकी लपटें भोपाल की सड़कों पर दिखाई देने लगी। कांग्रेसी विरोध का यह सुर भोपाल की सड़कों पर मुखर हो उठा है, तो इसलिए कि व्यापारिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले की आंच बीजेपी के नेताओं से आगे बढ़कर आरएसएस के दामन को झुलसाने लगी है। सवाल है
कि क्या व्यापम घोटाले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी शामिल है। जिस घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, उसमें सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी ने। त्रिवेदी के मुताबिक करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन और संघ के पदाधिकारी सुरेश सोनी भी शामिल थे। पहले आप त्रिवेदी की जुबानी संघ के सरकार्यवाह सुरेश सोनी की कहानी सुन लीजिए। इस घोटाले में फंसे पंकज त्रिवेदी ने जांच करने वाले एसटीएफ को बताया। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने फूड इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार मिहिर सेन की सिफारिश की थी, जिनका रोल नंबर 7,02,735 था। उन्होंने बताया था कि मिहिर आरएसएस नेता सुरेश सोनी के आदमी हैं। उन्होंने राजकुमार धाकड़, नरेश चंद सागर, सुनील कुमार साहू और अवधेश भार्गव की भी सिफारिश की थी। वर्मा के ओएसडी ने मुझसे कहा था कि पांचों उम्मीदवार काफी महत्वपूर्ण हैं। जिस मिहिर की चर्चा यहाँ हो रही है, वो संघ के पूर्व प्रमुख के.एस. सुदर्शन का सेवादार रहा है। सुदर्शन अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 15 सितंबर 2012 को ही निधन हो चुका है। मिहिर ने संघ के पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन का कच्चा चिट्ठा खोला है। एसटीएफ को मिहिर कुमार ने जो कुछ बताया, उसके मुताबिक मैं के.एस. सुदर्शन के सहायक के रूप में काम करता था। मैंने 2012 के फूड इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के अपने आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी सुदर्शन को दी। मैंने उनसे अपनी नौकरी के लिए गुजारिश की। उन्होंने इसके लिए तुरंत पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फोन किया। इस पर शर्मा ने नौकरी के लिए भरोसा दिया। मध्य प्रदेश की सेवा के लिए कई बड़ी भर्तियां व्यापम के जरिए होती हैं। मध्य प्रदेश में 10 साल से बीजेपी का राज है और संघ का दबदबा। एसटीएफ के सामने मिहिर का खुलासा नौकरियों में संघ के असर को दिखाता है। सुदर्शन ने मुझसे कहा कि मैं एग्जाम में जितना जानता हूं उतने सवालों के जवाब दूं और बाकी ओएमआर शीट खाली छोड़ दूं। मैंने हिंदी, गणित, इंग्लिश, रीजनिंग, भौतिकी और सामान्य ज्ञान के करीब 50% सवालों के जवाब दिए, बाकी खाली छोड़ दिया। लेकिन 18 अक्टूबर 2012 को जब इम्तिहान के नतीजे आए तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम 7वें नंबर पर था। इस एग्जाम को व्यापम ने 7 अक्टूबर 2012 को करवाया था। आरएसएस पर इतना गंभीर आरोप लगने के बाद संघ प्रमुख ने कहा है, कोई बात नहीं, कानून अपना काम करेगा। ये व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। उंगली सीधे संघ पर उठी है, इसलिए बीजेपी जवाब देने के लिए आक्रामक मुद्रा में आ गई है। लेकिन दिल्ली से भोपाल तक राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को एक मौका मिल गया, बीजेपी को आईना दिखाने का और खुद को संवारने का। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारतीय जनता पार्टी की जननी है। उनके जो प्रचारक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर पदाधिकारी रहते हैं। तो इसलिए ये जो रिश्ता है, ये जो तो रिश्ता सार्वजनिक है और जग जाहिर है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से कथाकथित तौर पर नाम सार्वजनिक हो रहे हैं, इसकी एक बहुत ही गंभीर जांच होनी चाहिए। या वो सीबीआई से हो सकती है अदालत के निरीक्षण में, या अदालत को एसआईटी बनानी चाहिए जिससे कि इसके ऊपर कोई दबाव ना आ सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती तक पर इस घोटाले में आरोप लगे, लेकिन इस बार बीजेपी का मार्गदर्शन करने वाला संघ सवालों के घेरे में आ गया है। ये बताता है कि मामला कितना संगीन है। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले में जिस तरह संघ पर आरोप लग रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। परीक्षा के इस महा घोटाले में मंत्री और अफसरों ने जमकर कमाई की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विधानसभा में मान चुके हैं कि 1000 फर्जी नियुक्तियां व्यापम के जरिए हुई हैं। अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। केजी सुरेश साहब जो कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हैं, सीनियर फेलो हैं, एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के नेता, वो भी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस के नेता मुकेश नायक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी, दिल्ली में घोटाले होते रहे, बीजेपी हंगामा खड़ा करती रही संसद से लेकर सड़क तक, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश का मसला सामने आया है तो खामोशी बरती जा रही है, सहारा दिया जा रहा है, ढाल बना जा रहा है, ऐसा क्यों?
प्रसून जी, पहले तो ये बताइए कि ये जो एसआईटी जो थी, इसका गठन किसने करा था और इसका गठन किस लिए हुआ था? गठन किसने करा था, पहले ये बताइए। इसका गठन किस लिए हुआ था? इसका गठन इसलिए हुआ था कि सत्य क्या है सामने आ जाए। जी नहीं। क्यों भाजपा की सरकार नहीं सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया है सुधांशु जी, सुन लीजिए। हाँ, तो आप मध्य प्रदेश के डकैतों को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के तहत एसआईटी का गठन किया गया था। खत्म हुआ मसला, इसको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया एसआईटी को। आज वहां पर एडीजी रैंक का एक आईपीएस अधिकारी है जो लीड कर रहा है। 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 400 लोगों को 5 राज्यों से पकड़ा गया। एसआईटी को ये किसने दिया था मान्यवर, ये बताइए। ये केस जो है घोटाले का, ये एसआईटी के सुपुर्द किसने करा था? सरकार ने करा था। सरकार को अगर शिवराज जी को कुछ छुपाना होता तो वो करते क्या? 2G घोटाले की जांच किसने कहा था? सुनिए, 2G घोटाले की जांच किसने शुरू करवाई थी? कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने करी थी। CWG की जांच किसने शुरू करवाई थी? करिए, तथ्यों का तोड़मोड़ नहीं करिए। कोयला घोटाले की जांच किसने शुरू करवाई थी? के बाद हुआ था हाई कोर्ट, अगेन फिर कोर्ट के निर्देश में हुआ था। सरकार ने कुछ नहीं करा था। और यहां पे सुनिए, पहली बात, यहां पे आप खुद मान रहे हैं 400 गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर कुछ छुपाना होता तो कौन छुपा कोशिश करता? प्रश्न यह है कि निष्पक्षता के साथ इस पे चर्चा। चारा घोटाले में 615 गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के कांधे तक पहुंची थी जानकारी, सीबीआई वहां पहुंची थी। उसके बाद जी किसने हाँ, सीबीआई पहुंची थी ना, पहुंचे जिसके जो दोषी होगा वो होगा। भाजपा में किसी ने अगर कोई गलती करी है, कोई गलत काम करा है, तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। प्रश्न ये है कि लोग क्या गलती करते हैं, वो अपनी जगह होता है। सुधांशु मित्तल जी, एक चीज सुन लीजिए। सुधांशु मित्तल जी, जिस बात नहीं, ये बात छात्रों से जुड़ी हुई है। 1 करोड़ 15 लाख छात्रों ने फॉर्म भर के 2008 के बाद से आज तक परीक्षा दी है। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसों वहां पर परीक्षा होने वाली है प्री मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन की 29 तारीख को। अगले महीने जो परीक्षा होने वाली है उसमें डिप्लोमा इन एनिमल। उन छात्रों के जहन में क्या होगा? भरोसा किस पे करें? ये इसका जवाब दीजिए आप, भरोसा किस पे करें? प्रसून जी 4 दिन पहले सीपीएमटी की जो परीक्षा है यूपी के अंदर रद्द हुई है। परीक्षाएं जो हैं उनमें घोटाले अगर हो रहे हैं तो उसके बारे में सरकारें सजग होती हैं। इसलिए चीजों को उनके परिप्रेक्ष्य में लेके उस पर चर्चा करनी चाहिए। अब जरा मेरी बात भी सुन लीजिए इसके बारे में। गलतियां अगर कोई कर रहा है तो उसको वो सदा भुगतेगा। प्रश्न हमेशा होता है कि सरकार की उस सारे मामले में प्रतिक्रिया क्या होती है। सरकार उस पर ढांपना चाहती है, उस पर रफा दफा करना चाहती है, या उसकी सत्यता और उसकी जांच करवाना चाहती है। यहां पे एक उदाहरण साफ है, जब चीजें सामने आई तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसकी जांच करवाई, निष्पक्षता से जांच हो रही। यहां तक कि एक पूर्व मंत्री वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जांच हो रही है। या तो भाई आपने खुद ही कहा एसआईटी किसने बनाई? जांच नहीं हो रही तो एसआईटी किसके तहत काम कर रही है? आप खुद ही सारे जवाब भी दे रहे हैं। और सरकार आपकी, और सरकार में अगर कुछ छुपाने का होता तो क्यों करती? यही तो हम बताना चाह रहे हैं और यही तो हम साबित करने बैठे हैं। हम प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं? यही तो हम बताने जा रहे हैं आपको। अब आप सुन लीजिए। अब आपने संघ का नाम लिया, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं। सिफारिश करी या आपने उनके एक जो दोषी है, जो आरोपी है, जिनको गिरफ्तार किया, उनका बयान है ये संघ का घोटाला हो गया। क्या कमाल करते हैं आप भी। कुछ ऑब्जेक्टिविटी रखिए बातचीत में। क्या लिखते हैं हम? किसी ने किसके? सुधांशु जी हमको क्या लिखना चाहिए? सुदर्शन जी वहां पे है नहीं, सुदर्शन जी है नहीं। हमको क्या लिखना चाहिए? एक आदमी नहीं, आप ही एडिटर हो गए। चलिए अभी आप बताइए हमें क्या लिखना चाहिए। आप ये कैसे कह देंगे कि संघ घोटाला? हम कह रहे हैं संघ का घोटाला। आप बताइए हमें क्या लिखना चाहिए? उसमें नाम आया है, नाम लिया गया है जांच प्रक्रिया में, हमें क्या लिखना चाहिए? सिफारिश नाम ये नहीं हुआ। या एक आदमी कहता है कि दूसरे आदमी ने मुझसे कहा कि तीसरे आदमी ने मुझसे सिफारिश करी थी, ये घोटाला हो गया? पहले एक चीज बताइए, सिफारिश करना कौन से कानून में गुनाह है? चीजों को दूध बेचने वाला शख्स शिशु मंदिर में पढ़ाते हुए राज्य का मंत्री बनने के बाद अरबपति हो जाता है और वो इनकम टैक्स फाइल करता है और ये पता चलता है तो अंदर जाता है। जो जिसने गुनाह करा है वो अंदर जा रहा है। इसके मतलब ये नहीं होता कि इंस्टीट्यूशन कटघरे में खड़ा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष
जो है अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचारी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और मैंने जैसा कहा, अगर सरकार को किसी को बचाना होता तो ये सारे काम ही नहीं करती। 400 गिरफ्तारियां सरकार खुद जब कटघरे में हो तो सरकार को खुद को बचाना है, किसी को बचाना नहीं है। उंगली कहां पर उठी है इसके मर्म को समझिए आप। उस शख्स पर उठ रही है जो शख्स 3 बार चुनाव जीत रहा है, उस शख्स पे उठ रही है, उसकी पूरी प्रक्रिया पे उठ रही है। हम ये आपसे कह रहे हैं, आप समझिए इसके मर्म को। सुरेश सोनी जी का नाम लिया, सुरेश सोनी जी पे क्या उंगली उठी है? एक व्यक्ति कह रहा है जी मुझे फला व्यक्ति ने कहा है कि उन्होंने सिफारिश करी थी। एक तो मैं पहले पूछना चाहता हूं आपसे मान्यवर, सिफारिश करना कोई कानूनी गुनाह है क्या? हम लोग राजनीति में किसी राजनीतिक से पूछिए कि कितनी सिफारिशें रोज करते हैं, हम लोग गुनाहगार हो जाते हैं क्या? हमने पैसा खा लिया होता उनमें? हम तो मानते हैं कि अगर आज की तारीख में आप किसी लेटर पे लिख के दे दें कि मोदी जी ये काम कर दीजिएगा तो ये गुनाह है, हम तो मानते हैं इसे। आप मानिए या ना मानिए, आप उसी पार्टी से जुड़े हुए, आप मत मानिए, हम तो मानते हैं। लेटर है क्या आपके पास? लेटर है, और अगर कोई इलीगल काम हुआ हो तो बात करेंगे ना। नहीं हुआ या नहीं हुआ ये हम कहां कह रहे हैं? कोयले घोटाले में किन किन लोगों ने लेटर लिखी, आप क्या बात कर रहे हैं? और किस आधार पर पकड़ में चीजें आई हैं? सुरेश जी का क्या लेटर है? सुरेश जी का क्या लेटर है पहले ये बताइए। हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, लेटर बताइए फिर बात करिएगा। हम रिपोर्ट इससे पहले भी दिखा चुके हैं। उस रिपोर्ट में रोल नंबर तक जिक्र है, 5 लोगों के नाम है। वो बताइए, आप इधर उधर की नहीं बात करिए। सुरेश जी का लेटर क्या है वो बताइए। के मिश्रा जी, आप लगातार बैठे हुए हैं, हम भी लगातार बैठे हुए हैं। इस स्थिति में अगर राज्य सरकार के दामन पे दाग लग रहा है, जो सुधांशु जी प्रसन्न जी जो सुधांशु जी कह रहे हैं और जो उनकी सत्ता की 334 सीटें लेने के बाद राजनीतिक दंभ है, वो आपको एक चेतावनी है कि आप अपने शब्द, स्वर और विचार अब झंडेवालान या नागपुर से पूछकर ही कहें तो बेहतर होगा। नहीं ऐसा नहीं है। एक चीज बताएं, यहाँ पर हमारे झंडेवालान से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं। हम एक चीज बता दें, देखिए सुधांशु मित्तल जी कोई नुमाइंदगी इस वक्त आरएसएस की नहीं कर रहे हैं। हम एक चीज इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। हमें लगता है कि बीजेपी के भीतर भी बहुत साफगोई वाले नेता हैं, आरएसएस के भीतर भी साफगोई वाले नेता हैं। सुधांशु मित्तल जी कोई प्रतीक नहीं है बीजेपी और आरएसएस के, हमें इससे इनकार है। हम उनको इस रूप में देख नहीं ले रहे हैं। जी प्रसून जी, यदि सुधांशु जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सुरेश सोनी जी का नाम कहां है, तो मैं उन्हें बता दूं कि एक बड़े आरोपी जो इस महाघोटाले के जिम्मेदार हैं, सुधीर शर्मा, उनकी इनकम टैक्स के छापे के दौरान जो अप्रेजल रिपोर्ट उजागर हुई है, उसमें तमाम उनके विमान के टिकट सुधीर शर्मा के अकाउंट से गए हुए हैं। और क्या पूछना चाहते हैं? और बात क्या कर रहे हैं? और मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंत्री सुरेश सोनी जी को कितना पैसा देते हैं, उसको मैं खुद ही बात करने को तैयार हूँ। ये फालतू के लिए मिश्रा जी ये सारी चीजें अलग से क्यों करें? अभी आप इसी पटल पर करिए बात। वो गुनाहगार हो गए। जो आप कह रहे हैं कि सुरेश सोनी बहुत ईमानदार है, तो उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको। आपके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ईमानदार हो गए। कल सुरेश सोनी, आप सुरेश सोनी की ईमानदारी पर बात कर रहे हैं। सोनिया जी राहुल गांधी जी को कहा रहे हैं, बात चल रही है महाघोटाले की। क्या कहिए उनका बात चल रही है व्यापम घोटाले की, आप उस पर बात करिए। विषयांतर क्यों कर रहे हैं आप? क्या बात करते हैं आज? हाँ यही मैं आपसे कह रहा हूँ, सुरेश सोनी जी की कौन सी व्यापम घोटाले की बात करिए, दिखाइए। इधर उधर बात न करिए। इस्तीफा तो आप नरेंद्र मोदी जी से मांगिए, क्योंकि उमा भारती जी का नाम है। अरे किससे इस्तीफा आप मांगिए मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो हेड है। आज जो विषय उसके बारे में अभी भी आपको सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सपने में दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है हम लोग जो है सार्वजनिक तौर पे इन चीजों को दिखा रहे हैं। देश देख रहा है सुधांशु मित्तल जी, इसमें कोई बहुत बेचैन होने की बात नहीं है। कुछ चीजें तय करेंगे, मध्य प्रदेश के छात्र भी बहुत चीजें तय करेंगे। हम जरा उसकी दूसरी स्थिति में आते हैं। के जी सुरेश जी, हर जहन में एक सवाल है, लाखों करोड़ों छात्र के जहन में इस वक्त क्या हो रहा होगा, उनके भीतर कौन सा भरोसा होगा? कल वो परीक्षा देने जाएंगे, फिर अगले महीने फिर जाएंगे, क्योंकि व्यायाम एकमात्र संस्था है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है। उनके जहन में जो चीजें होगी इस राजनीति से इतर, जरा हमें जवाब दीजिए। उनके जहन बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि भरोसा उनका टूट गया है, और उस भरोसे को जो है दोबारा बनाना जो है वो सरकार का दायित्व है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोगों ने कुछ आरोप लगा दिए तो आरोप को हम सच मान के अभी से ही चलें। उसके लिए जब स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है और एसटीएफ की पूरी निगरानी जो है वो हाईकोर्ट कर रही है, हमें उच्च न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए,
हमें जो है एसटीएफ पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आरोप का तो कोई अंत नहीं। अगर आप कहेंगे सीबीआई को जांच दे दीजिए, और अगर सीबीआई ने कोई अगर कुछ बात कही तो कहा जाएगा कि सीबीआई तो केंद्र सरकार के मातहत है, इसलिए जो है वो इस तरह की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो भरोसा हमें इस जांच में रखना होगा, क्योंकि किसी आरोपी ने नाम लिया है, इस वजह से हम ये मान लें और उसका यहां रख के फैसला कर लें कि इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो अन्याय होगा। अब एक चीज़ बताइए, मान लीजिए एक सिफारिश की जाती है, सरकार आपकी है और आप ही का कोई शख्स अगर सिफारिश करता है, उस सिफारिश पे जिसका नाम होता है उसकी भर्ती हो जाती है, इसको किस रूप में देखा जाएगा? नहीं, देखिए, राजनीतिक नेताओं के सामने हम आप मीडिया में 3-4 दशक से हैं और हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि आए दिन पंक्तियों में लोग खड़े होते हैं कतार में जो है नेताओं के पास। तो कभी एक रेलवे का रिकमेंडेशन से लेकर, मैं तो मानता हूं उस हिसाब से अगर आप टिकट कंफर्मेशन भी करवाते हैं तो बाकी यात्रियों के साथ अन्याय की बात है। तो लेकिन सिफारिश तो होता ही है, ये तो एक सच्चाई है, एक हकीकत है, एक जमीनी हकीकत है, इसको हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, मुकेश नायक जी, क्या ये पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक है? देखिए, पूरा मामला केवल राजनीतिक नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेईमानी है। 1,15,00,000 लोग परीक्षा में बैठे थे, हम कहते हैं लाखों लोगों से पैसे लेकर भर्ती की गई, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में ये कहते हैं कि 1,000 लोग हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, पैसे लेकर भर्ती हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं मित्तल जी से कि 1,000 लोगों के से पैसे लेकर भर्ती होती रही और मुख्यमंत्री सोते रहे। अगर इतने बड़े घोटाले की मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है तो वो अक्षम है, और अगर उनको जानकारी है तो वो कटघरे में खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि परीक्षा की पॉलिसी क्यों बदल दी गई, और जनपद पंचायतों ने, जिला पंचायतों ने जिन हजारों शिक्षकों की भर्ती कर दी थी, जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, उन्हें दोबारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में बैठने के लिए क्यों कहा गया? और 15-15 साल के अनुभवी शिक्षकों को निकाल दिया गया, और जिन्हें एक दिन का भी शैक्षणिक अनुभव नहीं था उन्हें परीक्षा के माध्यम से भर्ती कर दिया गया। इस घोटाले में कमेंट आपसे चाहेंगे जिस बात का जिक्र हुआ है। देखिए, विधानसभा के भीतर 1,000 नियुक्तियों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकारा है, सवाल है उसका विस्तार होते जा रहा है। अब इस मोड़ पर रास्ता क्या है छात्रों को लेकर? देखिए, सबसे पहली चीज ये है, जैसे अभी आपने कहा कि अभी परसों ही परीक्षा होने वाली है, फिर और भी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आज सबसे बड़ा संकट ये है कि जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं, विशेषकर जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनके सामने तो असमंजस है कि हमारे साथ न्याय हो पाएगा कि नहीं। तो सरकार जो भी कार्रवाई करे, सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि विश्वास बहाली के लिए वो कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे छात्रों को लगे कि पीछे जो हो गया सो हो गया, अब आगे ये नहीं हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है। चलिए, हम चर्चा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे और हम लगभग 1.5 घंटे से इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये रास्ता कानून का भी है, और उससे बड़ा रास्ता कहीं ना कहीं, चूंकि राज्य का मुखिया जो एक आदर्श के तौर पर पिछले 3 चुनाव में नजर आया हो, आरोप वहां पर है, तो एक कदम तो उठाना चाहिए जिसका जिक्र लगातार हो रहा है।